इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड्स की जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बहुत सारे नए नए वर्ड्स ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। अब हम लास्ट जो बात की थी चैप्टर 7 की बात याद करें, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई बॉडी होती है, जब वो रोटेशनल मोशन करती है तो उसका मोशन किस पर डिपेंड करता है, तो जो मास होता है उसका वो पूरी बॉडी में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, उस पर जो है उसका मोशन जो होता है वो ऑलवेज डिपेंड करता है। ये चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो ऐसे रिजिड बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी आपको याद करा दूं कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि वो एक सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है और जिसका डेफिनेट आप बोल सकते हो शेप और साइज होता है। और डेफिनेट शेप और साइज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, उसको आप जो है उसकी लेंथ या फिर बोल सकते उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बेंड भी नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड जो है हमें उसको रिजिड बॉडी ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन शायद आपको पता होगा कि मेरे पास सपोज कोई स्टील का रॉड है, तो अगर हम बात करें तो वो रिजिड बॉडी है, नॉर्मली हम उसको रिजिड बॉडी एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। लेकिन जो स्टील का जो रॉड होता है उसको भी आप ऐसे खींच सकते हो, उसकी लेंथ जो होती है उसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा चेंज भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड होगा तो उसकी लेंथ में भी आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब उसकी आप बोल सकते हो शेप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉडी है वो उसको आप रिजिड कंसीडर नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ कि जो सॉलिड्स वो रिजिड है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जैसे बताया कि रिजिड को हमने कैसे डिफाइन किया था, उसकी क्या होनी चाहिए, डेफिनेट शेप एंड साइज। तो हम जो है वो इतना फोर्स अगर लगाते हैं, सपोज मेरे पास ऐसा स्टील का रॉड हुआ और मैंने उस पर इतना फोर्स लगाया जिससे मैं उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकती हूँ। तो अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको एज अ रिजिड बॉडी कंसिडर नहीं कर सकते। और नॉर्मली आपको ये चीज भी पता होगी कि सपोज मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ऐसा सोचो आपके पास कोई स्प्रिंग है और आपने उसको ऐसे पकड़ के रखी है, फिर उसके एंड्स जो होते हैं उसको आप ऐसे स्ट्रेच करो तो आपने देखा होगा उसकी लेंथ में चेंज आया है ना। लेकिन जैसे ही आपने उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए कुछ फोर्स लगाई जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो हुई वो चेंज हुई, आप उसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो, उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, मतलब उसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। लेकिन जो भी आपने ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको आप रिलीज करो, वहां से रिमूव कर दो सपोज, तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने ऐसे खींचा था उसको और मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगी स्प्रिंग फिर से अपनी ओरिजिनल जो शेप और साइज होगी वो फिर से वो रिगेन करेगी। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो भी उसकी ये प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से उसने फिर से अपना शेप और साइज जो था वो फिर से उसका वही पोजीशन उसने जो थी वो बना के रखी, दैट इज उसकी हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी। वो उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी। और ऐसी जो भी मटेरियल होता है उसको हम इलास्टिक मटेरियल ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो था इलास्टिसिटी के बारे में, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड चीज, आपने ये भी कभी कभी जो एक्सपीरियंस है वो किया होगा कि सपोज मड है या फिर पुट्टी है, सपोज मड का आपको एक्सपीरियंस होगा कि कभी आपका पाँव उस पर गिरता है तो क्या होता है, आप उस पर पाँव रखते हो तो वो पूरा फैल जाता है, लेकिन जैसे आप पाँव हटाते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो उसमें इलास्टिसिटी नहीं है कि जैसे हमने स्प्रिंग को ऐसे खींचा फिर छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन में फिर से आ गया। लेकिन जैसे मड है और उस पर आपने पाँव रख दिया तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और ऐसी जो मटेरियल होती है उसको हम प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने बताया पुट्टी और फिर मड, तो ये जो है वो प्लास्टिक का हम बोल सकते हैं उसका ही एग्जाम्पल है। इतनी बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें मैंने पहले भी बताया कि जो सॉलिड्स है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो
इंजीनियर्स होते हैं तो अपने जब जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं पता है तो आपको शायद इतना तो पता होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि रेलवे की जो ट्रैक्स होती है वो आई शेप की होती है ना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, तो उसकी वजह से उसमें कोई उसकी शेप में या साइज में जो चेंज आता है तो उसकी वजह से ट्रेन जो पटरी पर जा रही है तो वहां से गिरे नहीं, है ना। तो उसके लिए ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है। या फिर हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो भी इंजीनियर्स इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसके लिए भी ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हमने जो मटेरियल यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। अगर ऐसा हुआ कि हमने जो भी ऐसा मटेरियल यूज किया है तो वो इजीली बेंड हो जाता है, तो अगर कोई ब्रिज है और हमने जो मटेरियल यूज किया उस पर वो कार जा रही है सपोज और पूरा उसकी वजह से वो डैमेज भी हो सकता है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे जो सॉलिड है, तो सॉलिड की ऐसी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो पहली चीज अभी हम बात करेंगे उसकी इलास्टिसिटी के बारे में। तो आपको सॉलिड्स पता है, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगती है, उसको हम इंटर मॉलिक्यूल या फिर एटम्स बोले अगर हम, तो एटम्स के बीच में ऐसी फोर्स लगती है तो उसको इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो एटम है तो उसके आसपास और सारे एटम्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल है तो उसके आसपास और भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो हमारा ऐसा सॉलिड है उसकी जो पैटर्न है उसको कुछ हम इस तरीके से सोचते हैं कि सपोज मेरे पास, मैं उसको अपनी तरह से एक डिजाइन ऐसे बना रही हूँ कि सपोज मैंने ऐसे सोच लिया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं ऐसे बॉल की तरह सोच रही हूँ कि सपोज ऐसे बॉल्स की तरह ये मॉलिक्यूल्स पूरे जो है वो उसमें ऐसे हैं। अब क्या आप देख सकते हो, उसको मैं ऐसे सोचूं कि बीच में सपोज ये बॉल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं और बीच में ऐसे कुछ स्प्रिंग है। स्प्रिंग मतलब जो हमने बताया कि इनके बीच में जो फोर्स लगती है इंटर एटॉमिक फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये जो फोर्स लग रही है उनके बीच में, तो ये फोर्स को मैं ऐसे स्प्रिंग की तरह यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो पूरी जो फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। बहुत सारे ऐसे हम स्प्रिंग सोच सकते हैं उसमें। देखिए अब इसके बीच में क्या आप अगर सोचे तो यहाँ पर भी ऐसे भी मॉलिक्यूल्स उसको रख सकते हैं, ऐसे भी, है ना। तो ऐसी कुछ फिगर इसके बीच में बनेगी, राइट। तो ये यहाँ पर आप सोचे अगर कि यहाँ से अगर मैंने एक को ऐसे, ये पूरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है अभी यहाँ से अगर मैं एक को भी ऐसे थोड़ा भी मूव करूंगी तो क्या होगा, उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आएगा। लेकिन इसके लिए मैंने उसको यहाँ से हिलाने के लिए क्या किया, कुछ फोर्स लगाया है। लेकिन जैसे मैं फोर्स जो है उसको रिमूव करूंगी तो क्या होगा, वो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ उसने अपनी जो पोजीशन है वो फिर से वहीं पर वही रीगेन कर ली। इसका मतलब सॉलिड्स में नॉर्मली ये होता है कि उसका जो डीफॉर्मेशन हम उसको बोल सकते हैं, है ना, कि सॉलिड्स होती है उसमें वो किसी और के साथ जुड़ती है उसकी मॉलिक्यूल्स, या फिर कुछ भी प्रोसेस होती है। या फिर आप बोलो कि जैसे मेरे पास ऐसा जो स्प्रिंग थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरुआत में दिया कि ऐसे स्प्रिंग थी, उसकी लेंथ को मैंने ऐसे खींचा और उसकी वजह से उसकी लेंथ मैंने बढ़ाई या फिर उसको कंप्रेस किया, कुछ भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी वो एक्सटर्नल फोर्स वहां से हम रिमूव करेंगे तो वो फिर से अपनी पोजीशन जो होगी वो फिर से वो रिगेन कर सकता है। तो यही चीज हम इससे हम उसे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात थी। अब हम और एक चीज की बात करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो दो टर्म है वो दो टर्म के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी आप देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो पूरी जो एक्सपेरिमेंट थी वो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो उसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं, जो अभी हम हमारे चैप्टर में आगे जाके पढ़ने भी वाले हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो वो चीजें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। और उसने वही चीज बताई थी कि कोई भी चीज, जैसे हमने स्प्रिंग की बात की तो उसमें स्प्रिंग पर ही एक्सपेरिमेंट करके ये चीज बताई थी
कि स्प्रिंग की सपोज जो उसकी लेंथ उसको आप बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए जो भी फोर्स लगाते हो, मतलब जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके जितना ही उसमें फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन बनाने के लिए जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। उसको हम कौन सी फोर्स बोल सकते हैं? दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज कैसी होती है? हमने जो फोर्स लगाई है उसके प्रपोर्शन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप विजुअलाइज करके थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा कि सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसका मैंने ऐसे एंड जो यहाँ इसको मैंने एक एंड को ऐसे पकड़ के रखा है और एक को मैंने ऐसे खींचा, तो मैंने क्या किया? अप्लाइड फोर्स मैंने ऐसे लगाई है ना, उसको लेंथ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो मैंने ऐसे उसको खींचा है, ठीक है। तो उसमें वो वापस जब मैं ये फोर्स यहाँ से रिमूव करूंगी तो क्या होगा? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कैसी लगेगी? तो जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट, है ना। तो ऐसे ही जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो लगती है। और ये चीज जो थी वो हुक्स ने अपने लॉ में बताई थी, जो रॉबर्ट हुक उनका नाम था। और वो हुक्स लॉ आगे जाके फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करने वाले हम। अब स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, पहली चीज ये समझनी जरूरी है। सपोज मेरे पास कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है या फिर जैसे हम बात करें अभी सॉलिड्स की, तो मेरे पास कोई सॉलिड है तो अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो हमने देखा कि उसमें क्या होता है? उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगती है? फिर से मैं याद करवा दूं, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगी उसमें? तो जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? उस पर ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम फोर्स कितनी लगाते हैं, नॉर्मली उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज होगी। जो हम अभी सॉलिड्स की जो बात करें तो सॉलिड है कोई भी बॉडी ऐसी, तो उसमें कितना चेंज आएगा, उसके शेप में कितना चेंज आएगा, तो वो नॉर्मली जो भी मटेरियल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा एक चीज, और कितना आपने फोर्स लगाया है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज हो गई कि आप जो फोर्स लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? उसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? F/A, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा आप उसका यूनिट भी बना सकते हैं। तो अभी हम उस पर से ये दो टर्म सीखने वाले हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। तो हम उसके 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई L लेंथ वाला कोई सिलेंडर है, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ सपोज मेरे पास L थी। अब मैंने उस पर फोर्स लगाई, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से मैंने ऐसे फोर्स लगाई, तो उसकी लेंथ जो हुई वो पहले से इंक्रीज हुई। तो उसकी लेंथ में सपोज डेल्टा L जितना चेंज आया, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। तो अभी हमने जो यहाँ पर फोर्स लगाया तो हमें पता है उसके अगेंस्ट हमने फोर्स, फिर से मैं याद कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स हमने कैसे लगाया? ये जो क्रॉस सेक्शन है उस पर कैसे है? टेंजेंट बना हुआ है ना, ऐसे हमने फोर्स लगाया है, पर मतलब परपेंडिकुलर। तो ऐसे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आया, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, तो ये जो स्ट्रेस हुआ दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और उल्टा अगर हम ऐसे करें कि उस पर फोर्स ऐसे ही परपेंडिकुलर ही लगा रहे हैं लेकिन ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब वो कंप्रेस होगा, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो उसको हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? दोनों साइड से आप ऐसे फोर्स लगाओ तो क्या होगा? इसकी साइज कम होगी, वो कंप्रेस होगा। तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा? उसको अपोज करेगा, ऐसा वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये दोनों को ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप देख सकते हैं, चेंज इन लेंथ पर
जो ओरिजिनल लेंथ है वो मतलब डेल्टा एल बाय एल, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज आया, है ना, मतलब कि वो लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। सेकेंड चीज, हमारे पास फिर से ऐसा ही सिलेंडर है, लेकिन अभी मैं उसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दोनों में फर्क दिखना, यहाँ पर हमने फोर्स कैसे लगाया था, ऐसे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था, लेकिन अभी हम यहाँ पर कैसे फोर्स लगा रहे हैं, देखो आप, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे पैरेलल, लेकिन दोनों साइड में कैसे लगा रहे हैं, ऐसे ऑपोजिट लगा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये सिलेंडर हो गया तो उस पर यहाँ पर ये जो सरफेस होगी उस पर ऐसे फोर्स लगेगा और नीचे की सरफेस पर ऐसे फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा जो चेंज आया तो वो चेंज मैंने यहाँ पर दिखाया है। सपोज उसकी ये जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से उसने डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो ये डेल्टा एक्स हो गया, है ना, तो ये इसमें जो चेंज आया तो उसको उसमें जो हमने स्ट्रेस यहाँ पर फोर्स लगाया और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हुआ दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, और उसकी वजह से हमने जो स्ट्रेन अगर हमने डिफाइन करना है तो चेंज कितना आया, डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो उसको हम बोल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, और उसको हम टेन थीटा भी ले सकते हैं। देखो आप यहाँ से टेन थीटा की फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो डेल्टा एक्स और ये तो लेंथ उसकी एल भी थी तो डेल्टा एक्स बाय एल, ये टेन थीटा की फॉर्मूला बनेगी। नॉर्मली ये थीटा बहुत ही छोटा होता है ना, नियरर 10 डिग्री या फिर ऐसे बोल सकते हो बहुत ही कम होता है, तो नॉर्मली 10 थीटा, थीटा अगर बहुत कम है तो 10 थीटा अप्रोक्सीमेटली हम थीटा भी ले सकते हैं। तो ये चीज हो गई सेकेंड चीज, मतलब ये दोनों में फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड चीज की बात करें, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं उसको किसी फ्लूइड के अंदर डाल रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है वो क्या करेगा, उसकी जो सरफेस होगी उसके हर एक पॉइंट पर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, देख सकते हो आप ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये क्या होगा, जब भी आप ये ऑब्जेक्ट को, ये फ्लूइड है उसके अंदर से बाहर निकालोगे तब वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, और ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इसकी अंदर से एक फोर्स लगेगी, दैट इज इट्स रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी तो उसको ही हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। और जो वॉल्यूम में चेंज आया वो वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हो आप, डेल्टा वी बाय वी, तो उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन चीजों के बारे में हमने बात की, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। जो स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके अगेंस्ट उसमें क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हमने तीन अलग अलग टाइप के स्ट्रेस की बात की। एक बार हमने कैसे फोर्स लगाया, तो फोर्स जो था वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसके परपेंडिकुलर लगाया, तो उसकी वजह से जो हमारी जो ये सपोज सिलेंडर है तो उसकी लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेंथ में चेंज आया, तो जो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर अगर उसकी लेंथ कम होती है तो उसकी तब वो फोर्स लगता है, उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल, मतलब चेंज बाय ओरिजिनल, ठीक है। अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया कैसे, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसके पैरेलल, लेकिन दोनों ही साइड पर कैसे किया, ऑपोजिट, तो उसकी वजह से जो हमने जो फोर्स लगाया और उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, उसको हम टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे हम डेल्टा एक्स बाय एल से, ठीक है, और उसको आप टेन थीटा भी ले सकते हो। और किसी ऑब्जेक्ट को जब हमने किसी फ्लूइड के अंदर डाला है और उसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से उस पर अंदर उसकी जो शेप है उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन ऐसी जो फोर्स लगी उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम में चेंज आया, तो अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, है ना, जब भी आप उसको बाहर निकालोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी, तो वो जो फोर्स लगी दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम में चेंज आया इसलिए उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोला है हमने, डेल्टा वी बाय वी।
ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, टेक्स्ट बुक से अच्छे से आप पढ़ लेना, हर एक चीज का क्या मतलब है अच्छे से एक बार उसको फिर से आप पढ़ लेना, और नेक्स्ट हुक्स लॉ और फिर एक कर्व है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में